हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे कि अगर हमें कनाडा वीज़ा अप्लाई करना है तो हम ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपने गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके आपने सिंपल टाइप करना है अप्लाई फॉर कनाडा वीज़ा। ऐसे कुछ भी आप इसके डिटेल लिख सकते हैं। सबसे पहले जो आपको वेबसाइट मिलेगी canada.ca, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। कुछ इस तरीके का पेज आपके पास में आएगा। इसको आपने प्रॉपरली पढ़ लेना है सारा। इसमें आपके साथ में ऑप्शन आएगा हाउ डू यू वांट टू अप्लाई। आपने इसमें ऑनलाइन अगर आप करना चाहते हो तो ऑनलाइन, अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हो तो आप ऑफलाइन कर सकते हैं ऑन पेपर। तो हम यहाँ पे ऑनलाइन करेंगे, तो हम ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। इसमें उन्होंने प्रोसेस सारा बता रखा है कि आप कैसे कैसे क्या क्या आपकी फॉर्मेलिटीज़ होंगी। आपने यहाँ पे अगर टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए करना है, अप्लाई ऑन विजिटर वीज़ा पे आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपसे ये लॉगिन डिटेल्स मांगेगा। तो अगर आपके पास में जीसी की है तो आप उससे सीधा लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपके पास में जीसी की नहीं है तो वो आपको बनानी पड़ेगी। आइए देखते हैं वो कैसे बनती है। यहाँ पे तीन ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास में, साइन इन का और साइन अप का, दो ऑप्शन है मेन। तो आपके पास अगर जीसी की नहीं है तो आपने साइन अप पे ऑप्शन करना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद में कुछ टर्म्स कंडीशन ये देगा आपको, आपने इनको अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है। उसके बाद में आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपसे यूज़र नेम मांगेगा कि आप कोई ऐसा यूज़र नेम बनाइए जो यूनिक हो, मतलब जो पहले ना बना हो। तो मैं यहाँ पे कुछ भी हम लिख देते हैं, ABCDE, ये हम यूज़र नेम लगा देते हैं। और उसके बाद में हम यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ओके, 8 कैरेक्टर्स मिनिमम होने चाहिए। तो 8 कैरेक्टर ABCDEFGH, ये 8 कैरेक्टर हो गए हैं। तो अभी हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ओके, यूज़र नेम इज़ नॉट अवेलेबल, ये कह रहा है कि ये यूज़र नेम जो है वो अवेलेबल नहीं है। ओके, इन्होंने यहाँ पे कुछ फॉर्मेट दे रखे हैं कि आपका एक अल्फ़ाबेट जो है वो कैपिटल होना चाहिए, ABCD 1 2 3 4। तो ये करने के बाद में हम यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। ओके, ये कह रहा है कि योर यूज़र नेम मस्ट कंटेन बिटवीन 8 to 16 लेटर, नो स्पेशल करेक्टर, फॉर एग्जांपल सो एंड मे बी कंटेन अप टू 7 डिजिट व्हेन क्रिएटिंग यूज़र नेम, वी रिकमेंड यू दैट। ओके, आई थिंक ये ज़्यादा ही कुछ कॉमन है तो इसको हम नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अपना नाम, दीपक 1199। तो अभी कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ओके, ये यूज़र नेम भी अवेलेबल नहीं है, इसके आगे हम लगा देते हैं 119900। अभी देखते हैं। ओके, तो ये हमारा यूज़र नेम हो गया 119900 दीपक, जिसमें डी कैपिटल हो गया। इसको मैं लिख लेता हूँ, नहीं तो बाद में मैं ही भूल जाऊँगा। ओके, अभी ये कह रहा है पासवर्ड, पासवर्ड देना है हमने। पासवर्ड में इनकी कुछ कंडीशंस है कि 8 से 16 अक्षरों का पासवर्ड होना चाहिए, एक लेटर कम से कम अपर केस में होना चाहिए और एक लोअर केस में होना चाहिए, और 3 से ज़्यादा कैरेक्टर जो हैं आपके यूज़र नेम वाले नहीं होने चाहिए। तो ओके, तो हम यहाँ पे पासवर्ड दे देते हैं ABCD, oops, A कैपिटल BCD 1 2 3 4। इसी को हम रिपीट कर देंगे, A कैपिटल BCD 1 2 3 4। ओके, तो इसके बाद में हम अभी कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ओके, तो ये कह रहा है क्रिएट योर रिकवरी क्वेश्चंस एंड आंसर्स। अभी हमें यहाँ पे रिकवरी क्वेश्चंस बनाने हैं कुछ, ताकि जब भी हम नेक्स्ट टाइम लॉगिन करें या अपना पासवर्ड भूल जाए तो वो क्वेश्चंस की मदद से हम अपना पासवर्ड रीसेट कर सकें या फिर अपने अकाउंट में लॉगिन कर सकें। तो सबसे पहला रिकवरी क्वेश्चन ये पूछ रहा है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, आप इसमें से जो भी आपको ठीक लगता है आप उसको कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ही पिक कर लेता हूँ रेंडमली कि पेट का नाम क्या है। पेट का नाम हम यहाँ पे लिख देते हैं गैरी।
मेमोरेबल पर्सन, कोई यादगार व्यक्ति आपके लिए। तो मैं यहाँ पे मॉम लिख देता हूँ। आप कुछ भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपने यही लिखना है। उसके बाद में कह रहा है कि मेमोरेबल पर्सन हिंट, ताकि कल को अगर आप भूल जाएं तो आपको याद हो कि आपने क्या लिखा था। तो मैं यहाँ पे मदर लिख देता हूँ। ये क्वेश्चंस जो आपके हैं ये आपसे पूछे जाएंगे जब आप साइन आउट करके दोबारा जब आप लॉगिन करते हो, तो ये क्वेश्चंस आपसे रैंडमली पूछे जा सकते हैं। और मेमोरेबल डेट आ गई है। मेमोरेबल डेट में एक चीज़ आप याद रखिए कि फॉर्मेट जो है, पहले साल आएगा, फिर महीने आएंगे, फिर दिन आएंगे। तो हम इसमें कोई भी एक रैंडम डेट डाल देते हैं, 1989 11 11। तो ये एक मेमोरेबल डेट हमने डाल दी है। इसको भी लिख लेता हूँ मैं, नहीं तो मैं खुद भूल जाऊँगा। और मेमोरेबल डेट की हिंट हम इसको बोल देते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि आपका बर्थडे हो गया, आपकी वेडिंग एनिवर्सरी हो गई, या फिर कुछ भी ऐसी डेट जो आपको इजीली याद रहती है। BIRTH। ओके। तो ये अभी हमने कुछ इसमें क्वेश्चंस में डाल दिया है। इसके बाद में हमने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो ये अभी जीसी की जो साइन अप प्रोसेस है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमारी जीसी की जो है वो यूज़र नेम जो है वो दीपक जो हमने बनाया था 119900। प्लीज़ सिलेक्ट कंटिन्यू टू लीव द जीसी की सर्विस एंड रिटर्न टू कनाडा। अच्छा, तो अब ये कह रहा है कि हमें कंटिन्यू पे क्लिक करना है ताकि हम होम पेज पे आ पाएँ। ओके, तो यहाँ पर ये हमें अभी कुछ टर्म्स कंडीशन दे रहा है। टर्म्स कंडीशन को हमने पढ़ के समझ लेना है। उसके बाद में हमने एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। क्रिएट अकाउंट, अभी हमें एक अकाउंट बनाना है जो हम, और वो हमने जो पहले बनाया था वो थी जीसी की, ठीक है, जिससे हमने लॉगिन करना है कैनेडियन जो ये वेबसाइट है इसके पेज पे। अभी यहाँ पे पेज करने के बाद में हमें एक अकाउंट बनाना है। अकाउंट वो है जो आपकी एप्लीकेशन, आपने मतलब ये समझिए कि आपने एप्लीकेशन बनानी है अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे जो डिटेल्स हैं आपने वही डिटेल्स देनी है जो आपके पासपोर्ट पे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम रैंडमली यहाँ पे लिख लेते हैं, गिवन नेम में हम मैं अपना डाल देता हूँ दीपक, और लास्ट नेम में हम डाल देते हैं सिंह। ईमेल एड्रेस जो है, ईमेल एड्रेस भी डालना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं एक अपना ईमेल एड्रेस कोई भी डाल देता हूँ, वैसे ही डाल देते हैं। लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज कह रहे हैं, लैंग्वेज हम इंग्लिश ही सिलेक्ट करेंगे इसमें। उसके बाद में हमने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। क्रिएट योर सिक्योरिटी क्वेश्चंस। अच्छा, अभी आपने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस खुद बनाने हैं और खुद ही उनका आंसर लिखना है। ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वेश्चंस में डेट ऑफ बर्थ। आंसर में हमने क्या डेट डाली थी, वहाँ पे हमने डेट डाली थी 1989 1111। तो ये हमने एक डेट डाल दी है वैसे रैंडमली। आप कुछ भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपने डेट ऑफ बर्थ ही डालनी है। आप कुछ भी डाल, कोई भी क्वेश्चन डाल सकते हैं और कुछ भी आंसर डाल सकते हैं। सिक्योरिटी क्वेश्चन में हम डाल देते हैं पेट नेम। पेट नेम के आंसर में हम लिख देते हैं यहाँ पे, और इसके बाद में इसको पहले मैं एक बार डू नॉट डिस्टर्ब पे लगा दूँ। डू नॉट डिस्टर्ब, डू नॉट डिस्टर्ब, ओके। उसके बाद में सिक्योरिटी क्वेश्चन 3 में हम लिख देते हैं कुछ भी, क्या डालें इसमें, कुछ भी डाल दो। टाइम इन इंडिया। आंसर में हम लिख देते हैं आई डोंट नो। क्वेश्चन 4 लिविंग एरिया। इसमें हम लिख देते हैं पंजाब। मतलब आपने रैंडमली कुछ भी क्वेश्चंस ऐसे डालने हैं जो कि आपको याद रहे। ये तो मैंने तो चलो अंदाज़े से ही भर दिए हैं, लेकिन जब भी आप इसमें लॉग आउट कर लोगे उसके बाद लॉगिन करने के बाद में आपको
ये क्वेश्चंस में से कोई भी एक क्वेश्चन वो रैंडमली पूछ सकता है, एक या दो क्वेश्चन। अगर आप इसका जवाब नहीं दे पाते हो तो आप लॉगिन नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आप जो भी लिखें, मैंने जैसे अंदाज़े से लिखा है ऐसे अंदाज़े से मत लिखिए, प्रॉपरली वो लिखिए जो आपको याद रहे। तो उसके बाद में हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ओके, क्रिएट योर सिक्योरिटी क्वेश्चन दिस फॉर्म। अच्छा, ये फॉर्म जो है ये सबमिट नहीं हो सकता। योर क्वेश्चन मस्ट कंटेन एटलीस्ट 10 करेक्टर। ओके, 10 करेक्टर्स चाहिए, तो हम यहाँ पे प्रॉपर लिख देते हैं। व्हाट इज़ डेट ऑफ बर्थ, इसमें भी डाल देंगे हम ऐसे ही। व्हाट इज़ पेट नेम और व्हाट इज़ टाइम इन इंडिया एंड where do you live। तो ये हमने डाल दिए चारों क्वेश्चंस। अभी हम देखते हैं इस पे। ओके, तो ये हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो फाइल, हमारी एप्लीकेशन फाइल जो है वो बन चुकी है। अभी यहाँ पे हमें जो ये दिखा रहा है नो डाटा अवेलेबल, ये नो डाटा अवेलेबल क्या है? ये नो डाटा अवेलेबल है कि जो भी आपकी एप्लीकेशन होगी उसका सभी का यहाँ पे रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पे रहेगा। जो भी आप अपने अकाउंट से लॉगिन करोगे, ये जैसे मेरा अकाउंट बन चुका है दीपक सिंह का, इसमें जो भी एप्लीकेशन मैं चाहूँ तो अपनी भी एप्लीकेशन अप्लाई कर सकता हूँ, अपने किसी फैमिली मेम्बर की भी कर सकता हूँ, अपने किसी दोस्त की भी कर सकता हूँ। तो सारा जो रिकॉर्ड है अपनी एप्लीकेशन का वो यहाँ पे रहेगा। अभी हमारे पास में यहाँ पे कोई डाटा नहीं है क्योंकि हमने अभी अकाउंट बनाया है और इसमें कोई भी हमने एप्लीकेशन अभी तक भरी नहीं है। तो अभी हम एप्लीकेशन भरेंगे। ये इन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं स्टार्ट एन एप्लीकेशन। इसमें कुछ ऑप्शंस है कि अप्लाई टू कम टू कनाडा, रिफ्यूजीज़ अगर आप रिफ्यूजी हो, सिटीजनशिप के लिए आपने पीआर के लिए अप्लाई करना है, या फिर आप स्टूडेंट हो। तो हम यहाँ पे अप्लाई टू कम टू कनाडा कर सकते हैं आराम से। ओके, ये भी आपसे पर्सनल रेफरेंस कोड मांग रहा है, तो पर्सनल रेफरेंस कोड हमारे पास में नहीं है। तो हमारे पास में पर्सनल रेफरेंस कोड अभी तक यहाँ पे आया नहीं है, जनरेट नहीं हुआ है। तो हमने, अगर आपके पास में है तो आपने यहाँ पे टाइप करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अगर नहीं है तो आपने अपनी एलिजिबिलिटी बतानी है, देखनी है कि आप क्या कर सकते हो, आप किस लिए जा रहे हो। सबसे पहले ये देखेंगे, हम विजिटर वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में ये हमारे पास में आ जाएगा फाइंड आउट इफ़ यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो हमने यहाँ पे इनके कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका हमने आंसर देना है। व्हाट वुड यू लाइक टू डू इन कनाडा, तो यहाँ पे हम जा रहे हैं विजिट। हाउ लॉन्ग यू आर प्लानिंग टू स्टे इन कनाडा, कि आप कितने समय तक रहेंगे कनाडा में। तो हम 6 महीने से कम वक्त के लिए ही रहेंगे। विजिटर वीज़ा में 6 महीने से ज़्यादा के लिए आप कभी भी अप्लाई मत कीजिए। इसके लिए अगर आप इससे 6 महीने से ज़्यादा में अप्लाई करते हैं तो आपका वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो रिफ्यूज़ हो सकता है। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आ रही, किसी भी क्वेश्चन के बारे में नहीं पता चल रहा, तो इनके सामने ये जो क्वेश्चन मार्क का सिंबल बना हुआ है हर क्वेश्चन के सामने, तो इस पर आपने क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के क्या है कि वो एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या कहना चाहता है वो आपको समझ आ जाएगा। तो सिलेक्ट द कोड दैट मैचेस द वन ऑफ योर पासपोर्ट। अभी आपके पासपोर्ट पे क्या कोड लिखा हुआ है वो आपने यहाँ पे टाइप करना है। इंडियन पासपोर्ट्स के ऊपर IND का कोड होता है, तो हमने यहाँ पे IND ढूंढना है और उसे IND इंडिया, ये तो ये हमारे पासपोर्ट के ऊपर कोड होता है। व्हाट इज़ योर करंट कंट्री ऑफ रेजिडेंस, इफ़ यू आर प्रेजेंटली इन कनाडा यू शुड सेलेक्ट कनाडा। आप इस टाइम पे कहाँ पे रह रहे हो, मतलब कि अगर आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हो और आप किसी दूसरे देश में बैठे हो तो आपको वो देश जहाँ पे आप बैठे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप रशिया में हैं, आपका पासपोर्ट इंडियन है और आप रशिया से वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे रशिया सेलेक्ट करना है। जिस भी कंट्री में आप हो आपने वो सिलेक्ट करना है। हम अभी इंडिया में ही बैठे हैं तो हम यहाँ पे इंडिया ही सिलेक्ट करेंगे। इसमें आपको सभी कंट्रियों की लिस्ट आ जाएगी, तो हम इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। डू यू हैव अ फैमिली मेम्बर हु इज़ अ कैनेडियन सिटीजन और परमानेंट रेजिडेंट एंड इज़ 18 ईयर और ओल्डर।
तो अब ये पूछ रहा है कि क्या आपका कोई फैमिली मेम्बर है जिसके पास में पीआर है या फिर जो कनाडा का सिटीज़न है और 18 साल से ऊपर है। तो हमारा कोई नहीं है तो हम यहाँ पे नो कर देंगे। अगर आपका कोई है तो आप इस पर यस कर सकते हो। ओके, डेट ऑफ बर्थ अभी भरनी है इसमें। डेट ऑफ बर्थ क्या है? डेट ऑफ बर्थ हमने भरी थी वहाँ पे 1989। मंथ हमने भरा था 11 नवंबर और डेट हमने भरी थी नवंबर। ओके, तो ये हमने इनके जो बेसिक क्वेश्चन है ये सभी पूरे कर दिए हैं। अभी हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ओके, ये अभी फिर से हमसे पूछ रहा है हैव यू लिव्ड इन कनाडा एज परमानेंट रेजिडेंट और लैंडेड इमिग्रेंट। तो हम कभी नहीं गए वहाँ पे, तो हम नो कर देंगे। नेक्स्ट, आर यू लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट ऑफ यूएस। हम यूएस के सिटीज़न नहीं है, ना हम यूएस गए हैं कभी यहाँ पे, तो हम यहाँ पे नो कर देंगे। अगर आप वहाँ पे सिटीज़न हो, आपके पास में वहाँ का सिटीजनशिप है, तो आप यस कर सकते हो। व्हाट इज़ योर मैरिटल स्टेटस। ओके, अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड कीजिए, सिंगल है तो सिंगल कीजिए, जैसे भी आपको है आप कर सकते हैं उसको। हम यहाँ पे नेवर मैरिड कर देंगे। व्हाट इज़ योर प्रोविंस ऑफ डेस्टिनेशन। इफ़ विजिटिंग मल्टीपल प्रोविंसेस सेलेक्ट वन ऑन विच यू विल बी स्पेंडिंग द मोस्ट ऑफ द टाइम। अभी आप यहाँ पे अगर जिस भी प्रोविंस का प्लान कर रहे हो, जिस भी प्रोविंस में आप जा रहे हो, लाइक अगर आप ओंटारियो जा रहे हो तो आप यहाँ पे ओंटारियो सेलेक्ट कीजिए। अगर आपकी जो आइटनरी है, ट्रैवल आइटनरी, वो 3-4 प्रोविंस को कवर कर रही है, मीन्स आप ओंटारियो भी जा रहे हो, एल्बर्टा भी जा रहे हो और बीसी भी जा रहे हो, तो यहाँ पे आपने वो लिखना है कि सबसे ज़्यादा दिन आप किस जगह पे रहने वाले हो, कौन सी प्रोविंस में। जिस भी प्रोविंस में आप रहने वाले हो उस प्रोविंस को आपने यहाँ पे डालना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करके इन्होंने हमें रिज़ल्ट दे दिए हैं हमारे। हमें जो वीज़ा हमें मतलब मिल सकता है हमारी कंडीशंस के, हमारे आंसर्स के बेस पे, वो है विजिटर वीज़ा अंडर 6 मंथ्स। और इसकी जो फ़ीस है वो 100 कैनेडियन डॉलर है। वैसे लगती $185 है, क्योंकि $85 जो है आपकी बायोमेट्रिक की फ़ीस भी लगती है। तो वीज़ा की जो फ़ीस है वो $100 है। और अगर आप ये जो परमिट है आपको 10 साल तक के लिए वैलिड होगा, या फिर आपकी पासपोर्ट मतलब कि जितनी आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी है उतना आपको वीज़ा मिलेगा। अगर आपका पासपोर्ट 6 साल के लिए वैलिड है तो आपको 6 साल का वीज़ा मिलेगा। अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है, जो कि इंडिया के पासपोर्ट 10 साल के लिए बनते हैं एडल्ट्स के, तो आपको 10 साल का वीज़ा मिलेगा, जिसमें एंट्री आपकी 6 मंथ ही होगी। मतलब आप 6 महीने से ज़्यादा स्टे नहीं कर सकते। 6 महीने ख़त्म होने से पहले पहले आपको एक बार कनाडा को लीव करना पड़ेगा। अगर आप लीव नहीं करते हैं, इवन अगर आपके पास में वीज़ा भी है, तो आप इलीगल माने जाओगे और जो भी आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं इमिग्रेशन के वो सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो इसलिए अगर आप जाते हो तो 6 महीने से पहले पहले ही आप वापस आने की कोशिश कीजिए। उसके बाद हम कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। तो ये अभी हमें यहाँ पे पर्सनल चेकलिस्ट दे रहा है हमारी, ये कि यू आर ऑलमोस्ट देयर, जो भी सो एंड सो है, इसको पढ़ लीजिए। इसके बाद में कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ओके, तो अभी ये हमसे कुछ और क्वेश्चंस पूछ रहा है। व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ विजिट, कि हम वहाँ पे जा रहे हैं तो हम क्यों जा रहे हैं, क्या हमारा मेन पर्सन क्या है, क्या हम किसी फैमिली मेम्बर से मिलने जा रहे हैं, बिजनेस के लिए जा रहे हैं, टूरिज्म के लिए जा रहे हैं। अगर आपका वहाँ पे कोई नोन है तो आप फैमिली और फ्रेंड्स पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपका कोई नोन नहीं है, आप होटल में स्टे कर रहे हैं और आप सिर्फ घूमने फिरने जा रहे हैं, तो आप टूरिज़्म पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद में आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अभी आपसे पूछ रहा है कि इन द लास्ट 10 ईयर्स हैव यू लीगली ट्रेवल टू कनाडा, दिस इंक्लूड्स एनी फैमिली मेम्बर यू मे बी ट्रेवलिंग विद इट्स एट दिस टाइम। कि क्या आप पिछले 10 साल में कभी भी कनाडा गए हैं, या फिर अगर कोई आपके साथ में जा रहा है, मान लीजिए आपका फैमिली मेम्बर है, कोई फ्रेंड है, क्या वो कनाडा गया है। अगर गया है तो यहाँ पे आपने यस करना है, या फिर अगर आप भी गए हैं तो आपने यस करना है। अगर आप नहीं गए हैं और अभी जा रहे हैं और आपका साथ में कोई जा रहा है या नहीं जा रहा, कनाडा कोई भी नहीं गया पहले, तो आपने यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है और नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद में ये पूछ रहा है कि डू यू हैव अ वैलिड यूएस वीज़ा और हैव लीगली ट्रैवल टू यूएस इन द पास्ट 10 ईयर्स। कि अगर आप क्या आप यूएस से कभी गए हैं पिछले 10 साल में, या फिर आपके पास में यूएसए का वीज़ा है जो वैलिड है। तो आपने, अगर आपके पास में है तो आपने यस कर देना है, अगर नहीं है तो आपने नो कर देना है। इसकी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपके पास में यूएस का वीज़ा है तो आपके वीज़ा लगने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि कनाडा और यूएस से जो है ये कंट्रियाँ आपस में डाटा शेयर करती हैं। इसका जो भी डिसीजन उसके बाद में आपने नो कर देना है। आपने नो नहीं करना, मतलब अगर आप एलिजिबल नहीं है तो आपने नो कर देना है, अगर आपके पास में यूएसए का वीज़ा नहीं है।
मेरे पास नहीं है तो इसलिए मैंने इसको नो कर दिया। अभी ये आपसे कुछ आपकी पर्सनल प्रोफाइल के बारे में पूछेगा। डू यू हैव अ जॉब इन योर कंट्री वेयर यू लिव्ड। अगर आप जॉब करते हैं तो आपने यहाँ पे यस कर देना है, अगर आप जॉब नहीं करते हैं तो आपने यहाँ पे नो कर देना है। अगर यहाँ पे हाँ आपने नो कर देना है। उसके बाद में ये आपसे पूछेगा कि क्या तुम्हारा कोई बिज़नेस भी है जहाँ पे आप रह रहे हो। तो अगर आपका बिज़नेस है तो आप यस कीजिए, अगर आपका बिज़नेस नहीं है तो नो कीजिए। मेरा बिज़नेस है इसलिए मैं यस कर रहा हूँ। अगर आप जॉब करते हैं तो यस कीजिए, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो यस कीजिए। डू यू डिपेंड ऑन समवन फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट। अब ये आपसे कह रहा है कि क्या आपका जो ट्रिप का खर्चा होगा, जो आपकी फाइनेंशियल सपोर्ट है, जो आपके पास में पैसा है, वो आपका अपना है या फिर मतलब जो आप खर्चा करोगे वो आपके खुद के पैसे हैं या कोई आपको स्पॉन्सर कर रहा है या फिर कोई सपोर्ट कर रहा है। तो हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा तो हम यहाँ पे यस लिख देंगे, सॉरी नो लिख देंगे। हैव यू ट्रैवल टू अदर कंट्रीज़ इन प्रीवियस 10 ईयर्स। अभी यहाँ पे आपसे ट्रैवल हिस्ट्री की बात कर रहा है कि क्या आप पिछले 10 सालों में किसी भी कंट्री में गए हैं घूमने के लिए। अगर आप गए हैं तो यहाँ पे यस कीजिए, अगर नहीं गए हैं तो आप यहाँ पे नो कर दीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कीजिए। अभी ये फिर से आपसे कह रहा है कि आर यू अकम्पनिंग अ फैमिली मेम्बर दैट हैज स्टेटस इन कनाडा और रिसेंटली बीन अप्रूव टू कम टू कनाडा। कि क्या आपका कोई फैमिली मेम्बर है जो आपके साथ में जाना चाहता है, जिसके पास में कनाडा का वीज़ा हो। तो हम यहाँ पे नो कर देंगे, हम अकेले जा रहे हैं। अगर आपका कोई है रिश्तेदार है, कोई साथ में जाने वाला है तो आप यस कर सकते हैं। हैव यू एवर कमिटेड बीन अरेस्टेड और बीन चार्ज। आपके ऊपर कभी भी कोई क्रिमिनल केस तो नहीं पड़ा है, अगर पड़ा है तो यस कीजिए। अगर आप यस कर देंगे तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, तो हम यहाँ पे नो ही करेंगे। हैव यू हैड मेडिकल एग्ज़ाम। अच्छा, आपने कभी भी आपका जो IRCC के अथराइज पैनल के डॉक्टर हैं इनकी एक लिस्ट होती है, वो आप चेक कर सकते हैं। क्या पिछले 1 साल में आपने कभी भी कोई मेडिकल करवाया है। हमने नहीं करवाया है तो हम यहाँ पे नो कर देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट करेंगे। डू यू वांट टू सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर अ फैमिली मेम्बर। कि क्या आप अपने किसी परिवार वाले के लिए एप्लीकेशन सबमिट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे नो कर देंगे। अगर आप करना चाहते हो तो आप यस कर सकते हो। अगर आप यस कर देते हो तो आपको फिर से यही सारे जो क्वेश्चन हैं ये दोबारा आपको फिल करने पड़ेंगे अपनी फैमिली मेम्बर के बिहाफ पे। आर यू गिविंग समवन एक्सेस टू एप्लीकेशन। क्या आप किसी को एक्सेस दे रहे हो अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन का। तो हम यहाँ पे किसी को नहीं दे रहे हैं। अगर आप किसी एजेंट को दे रहे हैं या फिर किसी बंदे को दे रहे हैं तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, अदरवाइज आप नो कर सकते हैं। इन पास्ट 10 ईयर्स हैव यू गिवन योर फिंगरप्रिंट्स एंड फोटो फॉर एन एप्लीकेशन टू कम टू कनाडा। अब ये कह रहा है कि पिछले 10 सालों के अंदर कभी भी आपके बायोमेट्रिक्स हुए हैं। तो अगर आपके हुए हैं, जैसे कई केसेस होते हैं कि बायोमेट्रिक्स हो जाते हैं उसके बाद में वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, तो यहाँ पे आपने यस करना है। अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है, आपने कभी बायोमेट्रिक्स नहीं दिए हैं कनाडा में, तो आपने यहाँ पे नो कर देना है। उसके बाद में नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देर आर फीस एसोसिएटेड विद दिस एप्लीकेशन, विल यू बी पेइंग योर फीस और आर यू फी एक्सेप्ट। अब ये कह रहा है कि आपकी जो कनाडा की आप वीज़ा फाइल लगा रहे हो उसकी फ़ीस आपकी कुछ लगेगी, तो आप फ़ीस पे करोगे या फिर आपकी फ़ीस माफ़ है। फ़ीस माफ़ जो होती है वो बहुत रेयर केसेस में होती है, तो आपने यहाँ पे यस ही करना है कि यस आई विल बी पेइंग माई एप्लीकेशन फ़ीस। उसके बाद में आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट ये पूछ रहा है कि आर यू एबल टू मेक अ डिजिटल कॉपी ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स विद स्कैनर और कैमरा। तो हम यहाँ पे यस कर देंगे। यस करने का ये बेनिफिट होता है कि आपको फिर वो पेपर वर्क नहीं करना पड़ता ज़्यादा। मतलब अगर आप नो पे क्लिक करते हो तो आपको ये ऑफलाइन के लिए सजेस्ट कर देगा कि आप पेपर एप्लीकेशन कीजिए। अगर आप डिजिटल कॉपी रखते हो तो आपका पेपर वर्क जो है वो कम हो जाता है। आपने सीधा अपने डॉक्यूमेंट जो जो ये मांगेंगे, चेकलिस्ट आपको मिलेगी, जो जो ये मांगेंगे आपने स्कैन करके अपलोड करते जाना है। उसके बाद में यहाँ पे यस करने के बाद में हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ओके, ये अभी फ़ीस के लिए कह रहा है कि क्या आप ऑनलाइन पे कर सकते हो। तो हम कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे यस करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट। ओके, तो अभी हमारे जो क्वेश्चन आंसर्स थे, जो भी कैनेडियन एम्बेसी को जो इनकी जो वेबसाइट है उसको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो हमने इनको सारी दे दी है।
आप इन क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से रिव्यू कर लीजिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो भी आपने डिटेल्स इनको क्वेश्चंस में बताई हैं, आंसर्स दिए हैं, उन सभी को आप एक बार क्लियर कर डिटेल में मतलब चेक कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन आपका गलत है तो ये जो पेन का बटन एक साइड में बना हुआ है यहाँ पे, इस बटन पे आपने क्लिक करना है तो आपका जो आंसर है वो एडिटेबल हो जाएगा, आप उसको चेंज करके फिर नेक्स्ट कर सकते हो। तो अभी हमारे यहाँ पे सारे आंसर सही हैं, तो हम एडिट नहीं कर रहे, हम यहाँ पे सीधा कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ओके, तो ये अभी आ गया सबमिटिंग योर एप्लीकेशन। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 इन्होंने सब कुछ बता रखा है यहाँ पे, बड़ा इजी वे है, बस आपके पास में सामान प्रॉपरली होना चाहिए। यूज़ योर अकाउंट, लॉगिन करना है सबसे पहले आपने सेव एप्लीकेशन करनी है, उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, और लास्ट में जाके आपने, इन्होंने डॉक्यूमेंट्स का ना ये फॉर्मेट दे रखा है कि आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो सकते हैं, क्या क्या उसके साइज़ हो सकते हैं, ये सब कुछ इन्होंने यहाँ पे बता रखा है। लास्ट में आपके अपनी अपनी पेमेंट जो है वो फीस जो है आपकी पे करनी है। तो अभी हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो इन्होंने अभी ये चेकलिस्ट हमें दी है। चेकलिस्ट में एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसमें जो ये चेकलिस्ट है, ये जो स्पेशली ये जो IMM 5257 है, और एक और डॉक्यूमेंट है इसमें जो फैमिली इंफॉर्मेशन वाला पेज है, ये डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्यूटर पे तभी खुलेंगे अगर आपके पास एडोब रीडर 10 है या 11 है। अगर आप 7 या 8 यूज़ कर रहे हो तो ये पेज आपके नहीं खुलेंगे। इसमें मैं आपको एक खोल के दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल हम ये पेज अगर खोलते हैं, तो ये इस तरीके का आपको एरर आएगा, क्योंकि ये पेज खुलेंगे ही तब अगर आपका जो PDF व्यूअर है, डॉब रीडर है, वो 10 या उससे ऊपर का है। अगर नहीं है तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस पेज को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद में आप किसी भी इसको कंप्यूटर से या फिर किसी कैफ़े पे जाकर, या फिर अगर आप PC पे खुद अपना कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, तो आप एडोब का हायर वर्जन डाउनलोड करके इसको फिल कर सकते हैं। अगली वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि आपको क्या फिल करना है और कैसे कैसे कॉलेज को फॉर्म्स को फिल करना है। तो अभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये हो गया हमारा एप्लीकेशन फॉर्म, जिसको आपने फिल करना है। उसके बाद में जो फाइल्स हमें अपलोड करनी है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हमें लगाने हैं। बिज़नेस की रजिस्ट्रेशन, मैंने वहाँ पे प्रोफाइल में अपनी बताया था कि मैं जॉब नहीं करता हूँ, मैंने जॉब पे नो किया था और बिज़नेस पे यस किया था, तो इसलिए मुझसे बिज़नेस की रजिस्ट्रेशन मांग रहा है। अगर आपने जॉब पे यस किया होता तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बिज़नेस के नहीं होते, जॉब्स के वो मांगता आपसे। तो अभी यहाँ पे हमसे बिज़नेस के डॉक्यूमेंट मांग रहा है जो हमें अपलोड करने हैं। पासपोर्ट मांग रहा है। पासपोर्ट का जो है, ये इसकी कंडीशंस है कि वो पेज हमें, जो फ्रंट और लास्ट पेज है, वो हमें इस पर अपलोड करना है, जिसमें हमारा नाम होता है। प्रूफ ऑफ मीन्स ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, अभी फाइनेंशियल का जो हमें करना है, इसमें इन्होंने चेकलिस्ट दे रखी है कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हैं पिछले 4 महीने की, बैंक ड्राफ्ट लगा सकते हैं, पे स्टब्स लगा सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट लेटर लगा सकते हैं, प्रूफ लगा सकते हैं एसेट्स का और बिजनेस का। इस तरीके के इन्होंने ये सभी दे रखे हैं। तो आप इसमें से जो भी आपके पास में अवेलेबल है आप उसमें से लगा सकते हैं। डिजिटल फ़ोटो आप इसमें लगा सकते हैं, इवन कि जैसे आपको फ़ोटो खिंचवाते हैं जैसे फ़ोटोग्राफर से, तो आपने उसका प्रिंट नहीं लेना है। उसकी जो डिजिटल कॉपी है, जो उसके कंप्यूटर में उसके कैमरा में सेव होती है, उसको आप व्हाट्सएप या मेल पे मंगवा के उसको यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। पर्पज़ ऑफ ट्रैवल, ये एक बहुत ही मेन चीज़ है। आपने यहाँ पे जो पर्पज़ है आपका वो क्लियर करना है। आपने यहाँ पे फ़्लाइट टिकट लगानी है, ट्रैवल आइटनरी लगानी है, यह सब चीज़ें आपने यहाँ पे लगा रही हैं, जिससे कि पता चले कि आप ट्रैवल क्यों कर रहे हैं। उसके बाद में फैमिली इन्फॉर्मेशन फॉर्म। फैमिली इन्फॉर्मेशन फॉर्म होता है कि जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, रियल ब्लड वाले जो हैं, जैसे कि आपके पेरेंट्स हो गए, आपके बच्चे हो गए, आपके भाई बहन हो गए, उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पे इस फॉर्म में भरनी होती है। ये फॉर्म भी आपका एडोब 10 या उससे ऊपर में ही खुलेगा, तो इसको भी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद में ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स। ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स में आपका एक शेड्यूल 1 आता है। शेड्यूल 1 मोस्टली यूज़ होता है उनके लिए जिन्होंने डिफेंस में नौकरी की हो, लाइक पुलिस में नौकरी की हो, आर्मी में नौकरी की हो, डिफेंस डिपार्टमेंट में जब अगर आपने नौकरी की हुई है, चाहे आप रिटायर्ड हो चाहे आप ऑन सर्विंग हो, आपको ये शेड्यूल 1 भरना पड़ेगा। अगर आप प्राइवेट सेक्टर से हो तो फिर आपको इसको भरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में आ जाती है क्लाइंट इन्फॉर्मेशन। क्लाइंट इन्फॉर्मेशन में आपको
वो इन्फॉर्मेशन देनी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाया आपने, तो वो डॉक्यूमेंट आपने क्यों नहीं लगाया। उसको नहीं लगाने के पीछे एक जेन्युइन रीज़न आपको देना है कि इस कारण से मैं डॉक्यूमेंट को नहीं लगा पाया। इसमें क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कोई स्पॉन्सर आती है जिसमें एक डेट फिक्स होती है कि इतनी तारीख को फंक्शन है, और आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उस तारीख से पहले नहीं मिल पा रहे होते, तो वो चीज़ आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि भाई सो एंड सो रीज़न की वजह से मेरे पास वो डॉक्यूमेंट्स अभी अवेलेबल नहीं थे, तो इसलिए मैं वो लगा नहीं पा रहा। इस तरीके से आप कुछ भी कर सकते हो। अभी ये नीचे फ़ी स्ट्रक्चर आपको दे रहा है। कैनेडियन डॉलर के अकॉर्डिंगली इसने बताया है कि आपकी एक एप्लीकेशन की $100 फ़ीस है, और बायोमेट्रिक फ़ीस जैसे मैंने आपको बताया था $85 है। तो टोटल आपकी जो है $185 की फ़ीस है। तो ये जो $185 की फ़ीस है ये आपको ऑनलाइन पे करनी है, जो भी उस टाइम का करेंसी रेट होता है उसके थ्रू ये कट जाएगी। तो ये सब डॉक्यूमेंट जब आप कर देते हो, अपलोड कर लेते हो, उसके बाद में आपके पास में फ़ीस का पेज आ जाता है, आपने फ़ीस पे करनी है। उसके बाद में आपकी फ़ाइल सबमिट हो जाएगी। सबमिट होने के बाद में एम्बेसी आपको आपकी जो मेल है, जो भी आपने मेल आईडी दी है स्टार्टिंग में, उस मेल आईडी के थ्रू आपको कांटेक्ट करेगी, और जो भी आपका फर्दर प्रोसेस होगा, अगर एम्बेसी की कुछ रिक्वायरमेंट्स होगी, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह की, तो वो आपसे मांग लेगी। अदरवाइज़ आपका जो डिसीजन है वो भी इसी उस पे आएगा, आपकी मेल आईडी पे आएगा। जिस दिन आपकी फ़ाइल सबमिट होगी उसके थोड़े दिन बाद ही आपको बायोमेट्रिक्स के लिए मेल आ जाएगी। वो आपने लेटर जो एम्बेसी की आएगी उसको लेके वीएफएस सेंटर में जाना है, वहाँ पे जाके वो लेटर दिखानी है और बायोमेट्रिक्स करवा लेने हैं। मीन्स आपके वहाँ पे फिंगरप्रिंट्स होंगे, वो करवाने के बाद में आपने 24 घंटे के बाद में चेक करना है, उसमें आपका जो बायोमेट्रिक्स डाटा है वो अपडेट हो जाएगा आपकी एप्लीकेशन में। और फिर आपको हार्डली 7 से लेकर 10 दिन तक का वेट करना है। नॉर्मली इतने टाइम में जो कनाडा है वो आपको वीज़ा दे देता है। अगर उसने आपको वीज़ा देना होगा, अगर आपका वीज़ा सेंक्शन होगा, तो आपको मेल आ जाएगी कि आप अपना जो पासपोर्ट है, पासपोर्ट आपके जो हैं वो वीएफएस में आप सबमिट करवा दीजिए, ताकि हम उस पर वीज़ा स्टैम्प कर सकें। और तो अगर उन्होंने आपको रिफ्यूज़ल अगर देनी होगी तो आपकी ईमेल आईडी पे, उसी मेल आईडी पे रिफ्यूज़ल आ जाएगी कि इस कारणों की वजह से आपका वीज़ा जो है वो सेंक्शन नहीं हो सकता है। तो वो आपने मेल आईडी जो है, इसलिए आपने रेगुलर चेक करते रहना है उसको। बाकी और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ में जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर कीजिए, ताकि आपको और इस तरह की वीडियोस हम बना के दिखाते रहें। इसमें आपको, अगर आप कनाडा की फ़ाइल अप्लाई करते हो, आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही होती है कि हम मतलब आपका कोई डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड हो पा रहा, या फिर कोई क्वेश्चन है जो आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आपको प्रॉपरली गाइड कर दूंगा मैं कि क्या है, कैसे है, क्या क्या चीज़ कैसे कैसे करनी है। वैसे कोशिश मैंने की है कि आपको कोई डाउट रहे ना, फिर भी कोई अगर आपका डाउट रह जाता है, या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स में अपलोडेशन में कोई दिक्कत आती है, या फॉर्म फिलिंग में कोई दिक्कत होती है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कनाडा की जो ये फॉर्म है ये कैसे फिल किए जाते हैं, और इनको कैसे कैसे हमने अपलोड करना है। तो फिर चलते हैं दोस्तों, अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जुड़े रहिए हमारे साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।